नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है स्मरण शक्ति का विकास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। स्मरण करना क्या होता है? याद करना, है ना। इसका महत्व कितना ज़्यादा सभी लोग जानते हैं। यदि हमें अतीत में प्राप्त हुआ ज्ञान ही स्मरण ना रहे तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर हमने जो पिछला ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और अगर वही मुझे ना याद हो, ध्यान रहे, तो हम आगे नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे। स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अनुभूत घटनाओं को याद रखता है। स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक माने मानसिक क्षमता को कहते हैं, योग्यता को कहते हैं, जिसके बल पर व्यक्ति जो ज्ञान कमाया हुआ होता है तथा अनुभूत माने क्या, एहसास घटनाओं को याद रख सकता है। मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को किस प्रकार स्मृति में बैठाता है, यह अभी तक एक रहस्य ही है। तथापि वैज्ञानिक ये बात निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की क्रिया में निश्चय ही मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ होता है। कहते हैं वैज्ञानिक यह बात निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि स्मृति में ज्ञान को एकत्रित करने की क्रिया में निश्चय ही मस्तिष्क की नाड़ी यानी कि जो सेल्स होते हैं उनका हाथ होता है। उनके द्वारा स्मरण शक्ति का संबंध मस्तिष्क के उच्च भाग से है, जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय तो जटिल समस्याओं से दो चार होते समय कार्य करता है। स्मृति कोष्ठ के 3 कक्ष होते हैं। वैज्ञानिकों ने को 3 भेदों में विभाजित किया है। यह भेद तथ्यों को स्मरण रखने की समय अवधि पर आधारित है। ये तीनों भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ज्ञानेंद्रिय परक, दूसरा है लघुकालीन, तीसरा है दीर्घकालीन। पहला है ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति, दूसरा है लघुकालीन स्मरण शक्ति और तीसरा है दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। अब ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति क्या होता है? यानी मस्तिष्क संबंधी जो स्मरण शक्ति होती है उसके बारे में। दूसरा है लघुकालीन स्मरण शक्ति, कम समय के लिए जो याद रहता है उसके बारे में है। और दीर्घकालीन स्मरण शक्ति क्या होती है? जो लंबे समय तक हमें ध्यान रहता है, याद रहता है। इन तीनों प्रकारों की स्मरण शक्तियों के लिए मस्तिष्क के स्मृति कोष्ठ में अलग अलग भाग बने हुए हैं, जो यहाँ दी गई व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। सबसे पहले है स्मृति कोष्ठ। स्मृति कोष्ठ क्या होता है? स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति के ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए तथ्यों को याद करने की क्षमता होती है। जब आप एक पर्वत को देखते हैं तो आंखों द्वारा पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना स्मृति कोष्ठ के ज्ञानेंद्रिय परक कक्ष तक आती हैं तथा क्षण भर में इसकी स्मृति फीकी पड़ जाती है। यदि इस सूचना को याद रखना है तो इसे प्रयत्न करके लघुकालीन स्मृति कक्ष में भेजना पड़ता है, अन्यथा ये स्मृति से निकल जाती है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या दिया गया? एक पर्वत, आपने पर्वत को देखा, थोड़ी देर तक तो आपको ध्यान में रहता है, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, आप उसको भूल जाते हैं। इसे याद रखने के लिए क्या करना प्रयत्न करना पड़ेगा, लघुकालीन स्मृति कक्ष में इसको भेजना पड़ेगा, अन्यथा ये स्मृति निकल जाती है। स्मृति कोष्ठ के लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने समय तक बना रहता है जितने समय तक आप उसका उपयोग होता रहे। मान लीजिए आप एक फ़ोन नंबर कहीं से नोट करते हैं, ये फ़ोन नंबर आपकी स्मृति में कुछ समय तक तो बना रहेगा। यदि आप इस नंबर को बार बार डायल करेंगे तो ये दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में जाकर अंकित हो जाता है, यानी आपको याद हो जाता है। अन्यथा 20-30 सेकंड में यह नंबर आपकी स्मृति पटल से गायब हो जाएगा, नहीं तो आप इसको 20-30 सेकंड में ही भूल जाएंगे। स्मृति कोष्ठ के दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में असीमित ज्ञान का भंडार होता है। इसका कुछ अंश तो जीवन भर की संपत्ति बन जाता है। इस ज्ञान के बने रहने के पीछे 2 कारण होते हैं, इसकी बार बार आवृत्ति अथवा इसके साथ भावनात्मक संबंध। उदाहरण के स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति को अचानक मिलने के पश्चात बार बार उससे भेंट होती रहती है तो उसकी स्मृति मस्तिष्क में पहली नज़र में ही अंकित हो जाती है। दूसरी अवस्था में किसी से पहली नज़र में स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आंखों से देख लेने पर इसका ज्ञान भावात्मक रूप से मस्तिष्क में अंकित होकर दीर्घकालीन स्मृति के कक्ष में सदा के लिए बैठ जाता है।
हम बातें भूल क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है? भूलने की क्रिया को स्मरण शक्ति के विपरीत क्रिया कहा जा सकता है। जिस प्रकार स्मृति समय अवधि पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार भूलने की क्रिया का भी समय से गहन संबंध है। मान लीजिए आप एक आयोजन में जाते हैं, किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तथा अनेक लोगों को वहां देखते हैं। 1-2 घंटे तक तो आपको याद रहेगा कि किन किन व्यक्तियों को आपने आयोजन में देखा था, परंतु 2-4 दिन बाद आप केवल कुछ ही लोगों के नाम तथा चेहरे पुनः अपनी स्मृति पट पर ला सकेंगे। भूलने की क्रिया का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, तथापि उन्होंने कुछ तथ्यों की खोज की है जो भूलने की क्रिया के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार हैं। ये तथ्य क्या है? हस्तक्षेप। पहला है हस्तक्षेप, दूसरा है पुनः स्मरण में अक्षमता, तीसरा है अभिप्रेरित विस्मृति और चौथा है रचनात्मक प्रक्रम। हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप से मतलब है पुराने स्मरण किए हुए तथ्य तथा नए तथ्यों को स्मृति में बैठाने के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। यदि कोई मित्र आपको अपना नया फ़ोन नंबर दे तो उसका पुराना फ़ोन नंबर नए नंबर की स्मृति पट पर बैठने में बाधा डालता है, क्योंकि आपको तो पुराना ही नंबर याद है और नया नंबर याद करने में आपको थोड़ा समय लगता है। यही नहीं, नए नंबर की याद हो जाने पर पुराना नंबर धीरे धीरे स्मृति से निकल जाता है। दूसरा क्या है? पुनः स्मरण में अक्षमता। इसका क्या अर्थ है? स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः न याद कर पाना। समय निकल जाने पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं। ऐसी विस्मृति अस्थायी होती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक कहीं रखकर भूली हुई वस्तु से करते हैं, जो समय निकलने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है। तीसरा है अभिप्रेरित विस्मृति। उन तथ्यों की होती है जिन्हें कोई व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है। इसका संबंध अप्रिय घटनाओं से होता है। लोग जो खराब घटनाएं होती हैं, जीवन में दुखद घटनाएं होती हैं, उनसे भागना चाहता है, उनको भूलना चाहता है तथा इसी कारण वैज्ञानिक इसे निग्रह अथवा दमन की संज्ञा देते हैं। बुरी बातों को भूलना अथवा कोई बुरा काम करते समय किसी सदुपदेश की अवहेलना करना अभिप्रेरित विस्मृति की सूची में आते हैं। जब कोई बुरा काम करता है, उसको अच्छे उपदेश अलग रख देता है, तभी तो बुरा काम कर पाता है, तो यहाँ पर ये सूची में आ जाते हैं। चौथा है रचनात्मक प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अतीत में हुई घटनाओं को व्यक्त करते समय भूले हुए अंशों की मनगढ़ंत तथ्यों से पूर्ति कर देते हैं। ये मनगढ़ंत तथ्य रचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुरानी घटनाओं को विश्वसनीय बना देते हैं। यही नहीं, ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में आने से रोक देते हैं। अब आता है स्मरण शक्ति का परिष्कार। परिष्कार का मतलब क्या होता है? शोधन होता है। भुलक्कड़ लोगों की स्मृति को पैना करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक शास्त्री गैरी स्मॉल ने स्मृति को बढ़ाने की विधि निकाली है, जिससे 4 महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं: विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव दमन तथा स्मृति संबंधी व्यायाम। ये 4 तरीकों से जो लोग भूल जाते हैं उनकी स्मृति कैसी हो जाती है? पैनी हो जाती है। सबसे पहले हमको विशिष्ट भोजन करना चाहिए। गैरी स्मॉल के अनुसार स्मृति को तेज करने हेतु ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें ओमेगा उपयुक्त अम्ल विद्यमान हो। ये अम्ल ड्राई फ्रूट तथा कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। इनके साथ साथ फलों और हरी सब्जियों में भी ये विद्यमान होते हैं। दूसरा क्या है? शारीरिक गतिविधि। गैरी स्मॉल के अनुसार भ्रमण शरीर को तनाव तथा पर्याप्त विश्राम स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम भी मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का काम करता है। अन्य स्मृति संबंधी व्यायाम कौन कौन से हैं? ये व्यायाम इस प्रकार हैं: याद करने वाले तथ्यों को गीतों का रूप दे देना। 30 हैं दिन दिसंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। शेष सभी हैं 31 फरवरी के, 28, 29। शब्दों के पहले पहले अक्षर मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, जैसे बदमाश। भिन्नों यानी फ्रैक्शन के प्रश्न हल करने की विधि याद करने में मदद करता है। विग्योर इंद्रधनुष के रंगों के नामों को याद करने में सहायक होता है। गैरी स्मॉल का स्मृतिवर्धक सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देता है। कहते हैं अच्छी निद्रा। 8 घंटे से कम की निद्रा स्मरण शक्ति को निर्बल बना देती है। जो व्यक्ति 8 घंटे से कम सोता है उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। सदैव अंधेरे तथा एवं स्वच्छ कमरे में निश्चिंत होकर शयन करना चाहिए।
गहन श्वास, गहरे लंबे श्वासों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है। सांस को भीतर ले जाकर कुछ पल रोक लेना चाहिए तथा फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। इसके बाद है नियमित व्यायाम। व्यायाम से भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तनाव घटता है, भूख बढ़ती है। मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनके फलस्वरूप स्मरण शक्ति पैनी हो जाती है, पैनी यानी तेज हो जाती है। इसके बाद आता है संतुलित भोजन। फलों, हरी सब्जियों, मछली, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से स्मृति में परिष्कार होता है। खूब पानी पीना। मस्तिष्क का 72% भाग पानी से बना है, अतः दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। धूम्रपान के निकट भी नहीं जाना चाहिए। इससे रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिनके फलस्वरूप मस्तिष्क की ओर ऑक्सीजन तथा रक्त का संचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोष्ठ सिकुड़ने लगता है, तब स्मृति धीरे धीरे पांव जमाने लगती है। बच्चों, आज हमने जो ये पाठ पढ़ा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि हमें स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाए। इसके लिए इन सब प्रयासों को अगर हम थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए निश्चय ही लाभदायक होंगी। हमें इसका फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को पाठ अच्छा लगा होगा। अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।